फ्रेंड्स, बात ये है कि अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर फ्रेश पासपोर्ट पे आ रहे हो तो आपको दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कैसे मिला। तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने स्पॉन्सर किससे मंगवाई। आपने अगर स्पॉन्सर मंगवाई है तो आपके पास उसका स्पॉन्सर का नंबर देना होगा, वो उससे कॉल पे बात करेंगे और उसको भी अवेयरनेस होना पड़ेगा कि वो अवेयर होके आपको बात बताए कि आपने उसने आपको स्पॉन्सर करी है। और दूसरा, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो भाई आपको दिल्ली मुंबई कहीं से भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अगर आपकी बोर्डिंग एक बार डिनाई दिल्ली से हो जाती है, फिर आप चाहे बॉम्बे से चढ़ते हो वो भी बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, फिर किसी अदर कंट्री से चढ़ते हो तो आप ये मान लेना कि भाई आपका जो वीज़ा है वो रिवोक हो चुका है, ऑफलोड कर दिया गया है। ये बातें दोस्तों मैं क्यों बताता हूँ भाई, मैं एक ट्रैवलर हूँ और एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर हूँ, कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ, अच्छी से अच्छी कंट्री मेरे पासपोर्ट पे हैं। तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। तो व्लॉग्स तो आप मेरे देखते ही हो, तो मैं सोचता हूँ कि एक आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो ये बातें आप पूरा ध्यान में रख के दिल्ली आ रहे हो, अगर दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, अमृतसर कहीं से भी चढ़ रहे हो तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे चढ़ना है, हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, कितनी हमारी सैलरी थी, कितना हमारा अकाउंट में पैसा दिखाया गया है, कहाँ कहाँ हम घूमे गए हैं, क्या हमारी जॉब है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में आप दिल्ली से चढ़ सकते हो। और दिल्ली से एक बार आप चढ़ गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आप पहुँचते हो कनाडा। कनाडा पहुंचने में आपको, कनाडा का एक रूल है भाई, आज तक तो मैंने कोई सुना नहीं बंदा कोई कनाडा से डिपोर्ट हुआ हो। बाकी कोई हुआ हो किसी का कोई रिलेटिव तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, अगर कोई बंदा डिपोर्ट हुआ हो तो। इनका जो कानून है भाई ये बहुत मतलब कि प्राउडली लेते हैं ये लोग, मतलब कि ना बंदे को मारते हैं, ना करते हैं, ना कोई जेल, ना कोई, अगर डिपोर्ट करते नहीं हैं ये लोग असाइलम डलवाते हैं और खुद ही 2 फार्म दे देते हैं, असाइलम भरवाते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाई, असाइलम यहाँ पे 90% लोगों की असाइलम हो रही है। तो वो असाइलम लेने वाले लोग कौन है भाई? वो लोग हैं जो लोग हमारे बांग्लादेशी भाई, नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी जो वीज़ा जैसे तैसे लेके यहाँ पहुँच गए और वीज़ा लेने के पहुँच गए हैं, तो अब उनको क्या चाहिए, अब वो उनके पास यहाँ पूछते हैं भाई आप कैसे आए, कितने दिन घूमोगे, कहाँ रहोगे, क्या उनको कुछ प्लान का पता ही नहीं है। तो ये फ्रेश पासपोर्ट होता है, उनको समझ जाते हैं। और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं वो समझ जाते हैं कि ये लोग बस वीज़ा लेके आ गए हैं, तो खुद ही आपको फॉर्म दे देते हैं, वो आपको खुद ही फॉर्म दे देते हैं और उस फॉर्म में आपको भरवाया जाता है। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं भी पता है तो आपकी हेल्प करते हैं, मतलब कि आपको 24 से 48 घंटे तक रुकना पड़ता है एयरपोर्ट पे और आपकी असाइलम बनवा दी जाती है, आपको वर्क परमिट मिल जाता है। पर ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, जो भी मेरा कोई भाई, अगर मैं इस वक्त हूँ वैंकूवर कनाडा में, और ये भी बता दूँ कि मैं वहाँ बैठ के ऑफिस में ये बातें नहीं करता हूँ। अभी मैं आ रहा हूँ, मतलब कि अपनी इंडिया वापसी रिटर्न आ रहा हूँ, मैं कोरिया और वियतनाम होते हुए इंडिया रिटर्न आ रहा हूँ। और आज की जो डेट है वो है 6 अप्रैल। तो मैंने 10 दिन यहाँ लगा चुका हूँ। मैंने 3 दिन लगाए टोरंटो में, 3 दिन लगाए मैंने अपना हिमलिंटन में, 2 दिन लगाए मैंने नायग्रा फॉल्स, 1 दिन लगाया मैंने वैंकूवर से रिटर्न आ रहा हूँ। ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आओ। और अभी कोई मेरा भाई असाइलम डालने के लिए आ रहा है तो भाई वो अपना पूरा प्रोग्राम बना के आए और दिल्ली से जब चढ़ता है अपने घर वालों को बोल के आए भाई अब मैं वापस नहीं आऊँगा ज़िंदगी के कम से कम 3 से 5 साल, फिर जब मेरा PR हो जाएगा, सिटीजन होगा, तब मैं इंडिया लौटूंगा। तो अपने बीवी बच्चों को पूरी बात, अपनी फैमिली को पूरी बात बता के पूरा प्लान करके निकलना भाई। ये नॉलेज भरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली वीडियोस में मेरे माइक के लगाया हुआ था, मैंने बोया का तो आवाज़ गूंजने लगी थी, और अब कैसी आवाज़ आ रही है ये भी कमेंट में मुझे बताना भी। ये बिना माइक के वीडियो सही बनता है या माइक लगा के? मैंने किसी की एडवाइस से वो माइक खरीद लिया था। तो बाकी सब बातें मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। इस वीडियो में भाई आपको यही बातें बता रहा हूँ मैं। आप अपनी पूरी तैयारी करके दिल्ली एयरपोर्ट से चलो और पूरी तैयारी करके इनके क्वेश्चन आंसर देने की तैयारी करके आप कनाडा में आओ,
क्योंकि ये आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, असाइलम डलवाते हैं और फिर आपको यहाँ लॉयर हायर करना पड़ता है और आपके कुछ चार्जेस लगते हैं। बाकी भाई जो बंदा कनाडा आ रहा है, मन बना के आ रहा है, असाइलम डाल रहा है, तो काम कुम अच्छे हैं यहाँ। लोगों के बहकावे में मत आओ कि काम नहीं है, बकवास कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट भी भाई $150-200 पर डे बना रहे हैं और अगर आदमी 5 से 6 हज़ार डॉलर बना रहा है तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ खुशहाल हैं लोग, अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है, बहुत मैं घूमा, बहुत अच्छा। बिल्कुल भी मत आओ। और अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी आने वाली पीढ़ियों के नाम पे करना चाहते हो, आप मेहनत करने का अगर आप में कोई जुनून है तो बिल्कुल आ जाओ भाई, मेहनत करो। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है और मेहनत करोगे तो वही बात है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करती है तो आगे कामयाबियाँ मिलती हैं। उन लोगों को कामयाबियाँ मिली हुई हैं जिन्होंने 8 से 10 साल दिए थे। स्टार्टिंग हर काम की ही मुश्किल होती है। कोई इंडिया में अगर आप कोई छोटी मोटी दुकान भी करोगे उसको भी 3 साल चलने में लग जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, वर्क परमिट पे आओगे, तो वर्क परमिट की जो डिमांड चल रही है वो चल रही है, ऑलमोस्ट सभी बता रहे हैं कि $50,000, $60,000 इंडिया के 25 से 30 लाख रुपए। और वही पंजाब में एजेंट बेचते हैं LMI 35 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए उनका कमीशन होता है। तो मैंने एक से नहीं काफ़ी लोगों से बातचीत कर ली है, यहाँ के लॉयरों से भी बात करी है, तो इसका जो प्राइस यही चल रहा है। तो इसमें भी जो एम्प्लॉयर होता है, जो LMI देता है, वो उसका 60% होता है, जो लॉयर होता है उसका 40% होता है। भाई अगर मैं ये बातें क्यों करता हूँ, मैं ग्राउंड की रिपोर्ट निकालता हूँ। इस वक्त मैं कनाडा वैंकूवर में हूँ, तो मतलब वो बातें नहीं करता जो आपने देखी होंगी कि वो एजेंट होते हैं इंडिया में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे कुछ भी बोल दिया। पहले आप आओ, उसकी जानकारी निकालो। फिर जो मैंने 3 दिन दिए, अभी उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मैंने 3 दिन दिए टोरंटो को। उस बच्चे से स्टार्ट हुआ था, तो उस बच्चे का, स्टूडेंट का मैंने बता दिया आपको भाई, जो अर्न कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो भाई, जिन्होंने नहीं करना वो नहीं कर रहा। अगर ओवरऑल बेस्ट अगर कंट्री कहूँ तो भाई मैंने देखो ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल किया है, कनाडा भी आया हूँ, जर्मनी भी ट्रैवल किया है और न्यूजीलैंड ट्रैवल किया है, मतलब अच्छी कंट्रियाँ, कोरिया भी ट्रैवल किया है, तो काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। और छोटी कंट्रियों की तो गिनती कितनी का बताऊँ कि बहुत कंट्रियाँ हो चुकी हैं ना। तो मैं बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया मुझे अच्छा बेस्ट लगा। वहाँ आपको सारा आपका एक्सपेंस निकाल के भी आदमी 2.5 से 3 लाख रुपए सेव कर रहा था। लेकिन अगर वहाँ भी कहें कि अगर हमें हमारा खुद का मकान बनाना होगा या फैमिली को बुलाना होगा तो मुश्किल है। और अब सेकंड बात पे आता हूँ मैं, भी मेरा और एक्सपेंस क्या हुआ। 3 दिन रहा मैं टोरंटो, फिर उसके बाद में मैं चला गया नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स रहा मैं 2 दिन और जिसका होटल पड़ा मुझे तकरीबन 8,000 रुपये का। और उसके बाद मैंने 3 दिन बिताए हिमलेंटन, और हिमलेंटन के बाद अब मैंने एक रात लगाई मैंने वैंकूवर। और अभी मैं जा रहा हूँ हो ची मिन सिटी, लेकिन मेरा जो लेओवर है वो है कोरिया में, साउथ कोरिया में। और ये जो मेरे को फ़्लाइट है कितने की पड़ी है मैं आपको बता दूं भाई। अगर ऑलमोस्ट मैं फ़्लाइट इंडिया से चेक कर रहा था तो वन वे भी 1.5 लाख रुपए की आ रही थी। तो मैं एक बजट चीप ट्रैवलर हूँ, तो मैंने फ़्लाइट बुक की मलेशिया कोलालमपुर से। इंडिया से कोलालमपुर की फ़्लाइट जो मुझे मिली तकरीबन 18,000 रुपये की मिली। और फिर मुझे वो जो अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट मुझे अपना मलेशिया से जो मैंने ली वो 58 की मिली। और अभी जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ तो मुझे जो फ़्लाइट मिली है 44,000 समथिंग, 45 लगा लो। और वहाँ से जो इंडिया की फ़्लाइट आ रही है वो आ रही है तकरीबन 9,000 रुपये की। तो ये भी मैंने पहले फ़्लाइटें की हुई थी तो मुझे बजट में मिल गई। और टोटल जो मेरा एक्सपेंस आया होगा, मे बी फ़्लाइटों का कैलकुलेशन कर लेना, मैंने आपको बता दिया। ये तकरीबन मेरा जो एक्सपेंस आया है वो आया है 1,30,000 रुपये के करीब, जो कि एक वन वे टिकट आ रही थी। मैंने रिटर्न भी ले ली और घूम के भी, मतलब मलेशिया भी घूम लिया, वियतनाम भी हो जाएगा। और वियतनाम का वीज़ा लेना पड़ा मुझे, उसके पैसे लगे मेरे। और फिर आपको एक बात और बता दूं कि ये इस टोटल मेरे 10 दिन के अंदर जो मेरे ग्रोसरी के खर्चे थे, खाने पीने के, रहने के खर्चे थे, वो मैंने 200 USD किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। वो आपके ऊपर है, आपको कितना पैसा उड़ाना है, कितना नहीं उड़ाना। मैंने ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाया, तो मैंने ये $200 ऑलमोस्ट 17,000 रुपये में मैंने अपना काम चलाया।
10 दिन मैं रुका कनाडा के अंदर और अभी मैं रिटर्न आ रहा हूँ। तो मैंने ये सारी जानकारी आप तक पहुँचा दी है भाई, कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, बच्चों के क्या हाल है। बच्चे स्टार्टिंग में भाई बहुत मुश्किल सर्वाइव करना पड़ता है और ज़िंदगी के 3 साल देते हैं, उसके बाद में फिर वो PR VR का सीन बनता है, फिर वो किसी सिक्योरिटी की जॉब या किसी होटल में जॉब, फिर जॉब्स मिल जाती हैं उनको। और जो जॉब्स नहीं करना चाहते वो भाई ऊबर भी चला रहे हैं, तो इनसे भी काम चल रहा है। लेकिन जो मैंने इसका पूरी बातों का निचोड़ निकाला है वो यही है कि अगर आप कहोगे भाई 5 लाख कमा लेंगे तो भाई बहुत मुश्किल काम है। बनते होंगे भाई जो पुराने हैं उनको होंगे, बाकी लगभग जो मुझे लोग मिले वो भाई 2 लाख कमाने वाले मिले। और 20-22 लाख लगा के तो भाई बिल्कुल भी मत आओ। आना है तो भाई मेरी तरह 12,000 रुपये में वीज़ा लो और टिकट लो और आ जाओ। अब आपके सामने मैंने टोटल अपना एक्सपेंस बता दिया भाई। तो ये मेरा टोटल जो खर्चा हुआ है 1,70,000 रुपये में मेरा कनाडा का टूर हो गया। और अगर वीज़ा वूज़ा सब इंक्लूड कर लूँ, सब VFS चार्ज कर लूँ, अपना आना जाना कर लूँ, तो भाई ये सब काम मेरा 2 लाख रुपए में हो गया। और अब मैं यहाँ चाहता तो मेरे को जो लोग एडवाइस करते हैं असाइलम डाल लो, भाई असाइलम डाल लो तो अपने देश से मेरा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अपनी बीवी बच्चों से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो अपने परिवार से नाता नहीं तोड़ सकता ना मैं। और मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं है, मैं तो आप लोगों को सही राह दिखा रहा हूँ। तो भाई कहीं भी इनलीगल मत रुको। अगर वर्क परमिट अगर आपने लेना है तो भाई पहले आप अपना टूरिस्ट वीज़ा ले लो, ट्रैवल हिस्ट्रियाँ बनाओ, टूरिस्ट वीज़ा लो। उसके बाद में भाई जो LMI देगा उसकी भी मजबूरी है, उसको भी पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि भाई उसने भी अपनी ज़िंदगी का टाइम दिया है, पैसा दिया है। अब जो बिज़नेस करता है भाई मिनिमम से मिनिमम 2.5 से 3 लाख डॉलर। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।